हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना। एग्ज़ाम सब आपके बहुत पास आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास नाइन्थ का लेक्चर है। जी हाँ, नाइन्थ क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो देखते हैं, चलो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। और जितने आपके बड़े बड़े कोचिंग्स के पेड बैच हैं, ठीक है ना, उनसे भी बढ़िया कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे मैटर क्या होता है। ठीक है ना। कोई भी चीज़ बेटा, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, आप अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ये लेक्चर देख रहे हो, वो भी क्या है, मैटर है ना। अगर आप नोटबुक हाथ में लेके बैठे हो, ठीक है, नोट कर रहे हो, तो नोटबुक भी क्या है, आपका मैटर है। पेन भी क्या है, मैटर है। सबके आपके आसपास जितनी भी ये फिजिकल चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, वो क्या है, मैटर है। अच्छा, फिजिकल चीज़ें की तो हमने बात कर ली जो दिख भी रही हैं। एयर, अगर मैं बात करूं एयर की, है ना, एयर भी क्या है, मैटर है। ये आपने चैप्टर में पढ़ भी लिया होगा। ठीक है। और जितने भी मैटर होते हैं उन सब का क्या होता है, मास होता है। और वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। उन सब की कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है। ये क्या होती है, कंडीशन होती है। कोई भी चीज़ मैटर होगी या नहीं होगी, उसकी कंडीशन है कि किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए क्या चाहिए भैया, उसके पास मास होना चाहिए और उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं मैटर की, जो आप पढ़ भी चुके हैं क्लास नाइन्थ में, पहले ही चैप्टर में। तो अब हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, देखो मैटर किससे मिलके बना होता है। मैटर बना होता है एटम से मिलके, मॉलिक्यूल से मिलके। मॉलिक्यूल भी एटम से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो हर एक मैटर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेपर है ना, उसको आप फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, फट जाएगा आराम से। लेकिन वहीं पे आपका मोबाइल है, मोबाइल कागज़ की तरह थोड़ी फटेगा, है ना। उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण मैटर की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैटर की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपको ये पूरे के पूरे नोट्स बड़े नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा गंदी ना करूँ स्लाइड्स को। ठीक है। तो ये डाउनलोड आप कर सकते हो, आपको पता है। तो चलो, मैटर आपको समझ आ गया, पहले पढ़ा भी हुआ है। चलो अब हम चलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको देखते हैं। अभी एटम क्या होता है, देखो एटम मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, बिल्कुल छोटी यूनिट है। हाँ जी, सबसे छोटी यूनिट है। विच मे और मे नॉट हैव, अब ध्यान इस पे देना, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मीन्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। ठीक है। एटम वो सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं कर सकती। जैसे आपके सामने एग्जांपल रखा हुआ है कि हाइड्रोजन के एक एटम की अगर हम बात करें तो उसको कैसे लिखते हैं, एच से लिखते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम को किससे लिखा जाता है, एच से लिखा जाता है। लेकिन आप नेचर में अगर ढूंढने जाओगे, हाइड्रोजन कभी भी आपको एच की फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, है ना। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका तो कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बट वहीं पे अगर हम हीलियम की बात करें, एक एटम हीलियम का कैसे लिखा जाएगा, He। एक एटम हीलियम का कैसे लिखा जाएगा, He। और आप नेचर में अगर ढूंढने जाओगे तो ये एग्जिस्ट भी ऐसे ही करता है। ठीक है ना। मतलब ये आपको नेचर में He की फॉर्म में ही मिलेगा, जबकि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है। लेकिन एटम को कैसे लिखते हैं, H। एटम क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एटम ये रहा। लेकिन नेचर में आपको ये नहीं मिलेगा, नेचर में आपको H2 मिलेगा। मीन्स एक H2 में कितने मॉलिक्यूल हैं, दो हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन जुड़े हुए मिलेंगे आपको नेचर में, जबकि हीलियम आपको ऐसे ही मिल जाएगा। समझ आई बात। तो
क्या है बेटा कि एटम वो छोटी से छोटी यूनिट होती है, वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती, ठीक है। बट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जी। अरे ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, हाँ ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर। स्मॉलेस्ट तो थर्ड डिग्री तो वन ही होती है ना, एक ही चीज़ हो सकती है सबसे छोटी, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। देखो ये भी सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। ये आपको नेचर में आपको इंडिपेंडेंटली ही मिलेंगे। जैसे वन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो नेचर में आपको कैसा मिलेगा, एक हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में ही तो मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर हम एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट बोल रहे हैं तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट मॉलिक्यूल का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, इस पे डाउट ही नहीं है कोई। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आपको नेचर में ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। और ये जो 2 लिखा जाता है ये क्या बताता है, ये बताता है उसकी एटोमिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, H2 की फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में, H2 में। अब इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसे आप क्या बोलते हो, एटोमिसिटी भी बोलते हो, जिसे आप एटोमिसिटी भी बोलते हो कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या है, 2 है, या बोल देते हैं डायटोमिक है, ठीक है। 2 होती है डायटोमिक, 3 होती है ट्राइएटोमिक, क्लियर। तो और एग्जांपल देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल हीलियम की बात करें। अब हीलियम को तो सर हमने He को तो हमने एटम कहा था बेटा। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल तो करेगा ना। अब नेचर में आपको ऐसे मिल रहा है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऐसे ही है, तो इसको तो मॉलिक्यूल बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ एटम कहना चाहो एटम भी बोल सकते हो, इस केस में सेम है, ठीक है। इस केस में सेम है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 एटम ऑफ हीलियम, है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं हीलियम के, एक ही है। जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, सल्फर को अगर आप नेचर में जाओगे तो वो S, सल्फर क्या होता है, एक एटम की बात करें S होता है, लेकिन नेचर में कैसे मिल रहा है, S8। तो ये सबसे छोटी यूनिट है, इसको हम बोलेंगे एटम, लेकिन इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सबसे छोटी यूनिट है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। सबसे छोटी से छोटी फॉर्म में नेचर में आपको S8 ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी फॉर्म जो हमें नेचर में मिलती है, नेचर में इंडिपेंडेंटली मिलती है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया बेटा। तो एटम्स और मॉलिक्यूल में ही बच्चों को बहुत डाउट होता है कि क्या डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, तो आई होप अब आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर S8, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए, 8 एटम हो गए सल्फर के। ऐसे ही फॉस्फोरस को ढूंढने जाओगे तो P4 की फॉर्म में मिलेगा। तो एक मॉलिक्यूल सल्फर में कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए, क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ लॉज की तरफ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 लॉ हैं आपके सिलेबस में। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जहाँ पे भी कंजर्वेशन की बात आ जाती है तो आपको एक लाइन तो बहुत अच्छे से याद होगी, दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। मास ना तो आपका क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाम याद रखना किसने डिस्कवर किया था, ये किसने दिया था, या लवोजियर ने दिया था 1774 में। ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप नाम याद रख सकते हैं। 9th क्लास के लिए आपको थोड़ा नाम याद रखने चाहिए। देखो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। कोई भी रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट जो हम बन के फाइनल फिनिश्ड जो प्रोडक्ट मिलता है ना, बाद में जो आपको मिला वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है।
तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास है प्रोडक्ट का और जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बस भैया, जितनी आप चीज़ डाल रहे हो ना बनाने के लिए, उतनी ही चीज़ आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जितना मास, अब यहाँ पे जैसे देखो ये रिएक्शन है ABCD, है ना, A+B गिव्स C+D। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, ये क्या हो गया आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। रिएक्टेंट में क्या है, A है और B है, तो ये क्या हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ T। ये क्या हो गया आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। ये कहता है हमारा मास कंजर्वेशन कि मास को भैया, मास ना तो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, ना ही आप बना सकते, तो जितना डालोगे उतना ही आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मैं ये क्लियर करता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड में ये PPTs बनी हुई हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी अगर आप पूरा लेक्चर देखते हो। तो ये आपका एक एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये हो गया आपकी केमिकल रिएक्शन। तो मान लेते हैं हमने 100 ग्राम क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया। तो जब ये ब्रेक हुआ, इसमें से 56 ग्राम क्या बना आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी होगी भैया, टोटल कितना था 100 ग्राम था। 100 ग्राम में से दो चीज़ें बनी हैं, एक 56 है, तो बाकी की जो बची हुई है वो क्या हो गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और यही क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भैया जितनी चीज़ें आपने डाली थी वो जो प्रोडक्ट में मिलेगी वो भी तो टोटल के ही बराबर होगा ना। तो इन दोनों का टोटल भी क्या है, सेम होना चाहिए 100 के बराबर। तो हमने मान लिया कि ये कितने ग्राम बना, x ग्राम बना। तो टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 ग्राम था आपका कैल्शियम कार्बोनेट, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना था, तो x ग्राम हमने माना कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ गया, 100 माइनस 56 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो भैया ये भी 100 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, है ना। अगर आपका रिएक्टेंट टोटल 100 है तो प्रोडक्ट भी टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अभी यही तो सीखा मास कंजर्वेशन में। तो एक चीज़, अगर प्रोडक्ट में दो चीज़ें हैं जिनका टोटल 100 होना चाहिए, एक का 56 है तो दूसरी बची हुई कितनी होगी, 44। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको मास कंजर्वेशन क्या है क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पे लिखे हुआ है लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मास को ना तो आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, टोटल मास क्या रहता है, सेम रहता है। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जितनी भी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास सेम नहीं रहता। ठीक है, मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, सेम ना होता ही नहीं है जनरली। जैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी या कपड़ों पे भी छपी हुई देखी होगी, बहुत फेमस इक्वेशन, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब ये जो डेल्टा M होता है ना, ये होता है आपका मास डिफेक्ट, इसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, आई नो। तो ये बस मैं ये बता रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ना मास सेम नहीं रहता, हर जगह पे मास सेम नहीं रहता। हम कहते हैं कि मास चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर बहुत सारे डाउट रहते हैं अभी बच्चों के। अभी आप क्लास 9th में हो तो धीरे धीरे सीखोगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब आपने सुना होगा, है ना। इन चीज़ों को तो आपने सुना ही होगा, वॉर्स चल रही हैं, यूक्रेन, रशिया, इन सब की, इजराइल की,
तो न्यूक्लियर वेपन्स भी हमारे पास होते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स में कौन सी रिएक्शंस होती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो उन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे ज़्यादा डिटेल आपसे पूछी नहीं जाएगी। क्लियर है? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। जो लॉ है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्राउस्ट ने दिया था 1779 में। अब ये क्या कहता है, देखो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है। मान लो आपने कंपाउंड ले लिया ए बी, ठीक है, कहीं से भी आपने कुछ भी चीज़ उठा ली। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जिससे ये मिलके बना हुआ है, ये किससे मिलके बना हुआ है? एक ए से, एक बी से, है ना। एक ए से मिलके बना हुआ है और एक बी से मिलके बना हुआ है। ये एलिमेंट भी क्या रहे? सेम है। मतलब अगर आप कहीं और से भी ऐसा लेते हो ना, सेम लेते हो, सेम कंपाउंड लेते हो, तो उसके अंदर भी सेम ही एलिमेंट मिलेंगे आपको, ए और बी मिलेंगे। और जितना इनकी रेशो इसमें होगी उतनी ही रेशो दूसरे वाले में होगी, ठीक है। कि मतलब अगर एक केमिकल कंपाउंड है तो आप उस केमिकल कंपाउंड को कहीं मर्जी से उठा लो, उसके अंदर एलिमेंट्स भी सेम मिलेंगे और उनका मास की रेशो भी क्या होगी? सेम होगी। उनके मास की रेशो भी क्या होगी? सेम होगी। कैसे? अब डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, ये सब आपका पढ़ने का काम है, समझा मैं रहा हूँ। जैसे आपने पानी लिया है ना, पानी के 2 सैंपल ले लिया आपने। एक सैंपल लिया अपने घर से, आपने घर वाला पानी यूज़ किया। कितना पानी लिया? 36 ग्राम आपने पानी लिया, जिसके अंदर 4 ग्राम क्या थी? हाइड्रोजन थी। अब पानी है भाई, पानी किससे मिलके बना होगा? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो 36 ग्राम वाटर लिया जिसमें 4 ग्राम क्या थी? आपकी हाइड्रोजन थी। दूसरा आपने दूसरा सैंपल लिया पानी का, जो अपने स्कूल से लिया, ठीक है। आपने स्कूल से भी पानी ले लिया, तो उस पानी में भी अगर आप देखोगे, उस स्कूल के पानी में भी क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगी। पहली चीज़ तो ये। आधा लोग क्या कहते हैं, ये आप एक कंपाउंड ले लो, कहीं मर्जी से ले लो, उस कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो। भाई आपने घर का पानी लिया है, स्कूल का पानी ले लो, ठीक है, मार्केट से कोई पानी खरीद लो, या किसी समुद्र का पानी उठा लो, नदी का पानी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, सोर्स कुछ भी हो, उसके अंदर एलिमेंट्स तो क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे, ठीक है। घर के पानी में भी क्या मिल रहा है आपको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। स्कूल के पानी में भी क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। तो आधा लो तो ये समझ आ गया। अब इसका दूसरा आधा देख लेते हैं। एलिमेंट सेम होंगे, ये समझ आ गया। अब एलिमेंट्स की जो रेशो होगी ना, वो भी सेम होगी। एलिमेंट्स के मास की रेशो, सॉरी, ठीक है, एलिमेंट्स के। अब जो आपने घर का पानी लिया है, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो होगी वो, और जो स्कूल का पानी लिया है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो होगी, वो दोनों सेम होंगी। अब देखो निकाल लेते हैं, है ना। घर का पानी का सैंपल लिया था 36 ग्राम, आपने क्या लिया? वाटर लिया, जिसमें 4 ग्राम क्या थी? हाइड्रोजन थी। और स्कूल का एक सैंपल लिया जिसमें आपने 18 ग्राम पानी लिया और उसमें 2 ग्राम क्या थी? हाइड्रोजन थी। तो पानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टोटल पानी आपने कितना लिया? 36 ग्राम। 36 ग्राम में से अगर 4 ग्राम आपकी हाइड्रोजन थी, तो बाकी की बची हुई क्या होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया? 32 ग्राम। तो यहाँ पे घर वाले पानी में आप रेशो निकालो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन थी 4 ग्राम, ये हमने कहाँ से निकाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमने ये चीज़ निकाली, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ ध्यान है कि मास, ऑक्सीजन का मास सर 32 ग्राम कहाँ से आ गया? भैया 36 ग्राम पानी में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बाकी बची हुई क्या होगी? ऑक्सीजन ही होगी, ठीक। तो 4 ग्राम आपकी हाइड्रोजन आ गई और 32 ग्राम आपकी क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। इनकी रेशो ली तो इनकी रेशो क्या आई? 1:8। इनकी रेशो क्या आई? 1:8। अब स्कूल वाले पानी में देख लेते हैं भाई। स्कूल से जो आपने पानी लिया उसमें आपने 18 ग्राम पानी लिया, जिसमें 2 ग्राम क्या थी? हाइड्रोजन थी। 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन थी, तो बाकी की बची हुई क्या थी? ऑक्सीजन। तो मीन्स ऑक्सीजन कितनी आ गई? 16 ग्राम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे रेशो निकालो, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम आपकी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी रेशो क्या आई? सेम आई। यहाँ पे भी रेशो क्या आई? सेम आई। तो दोनों जगह पे रेशो सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज़ वेरीफाइड। तो कई बार आपसे पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन देके ऐसे ही 2 सोर्सेज दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई हो रहा है, मीन्स एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर रेशो सेम आ गई तो मीन्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? वेरीफाइड है, ठीक है।
तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ये लॉ क्या कहता है कि भैया आप अगर एक कंपाउंड ले रहे हो, उसका सोर्स कुछ भी हो, ठीक है ना, एक कंपाउंड आपने घर से ले लिया, एक कंपाउंड सेम कंपाउंड आपने दुकान से ले लिया, किसी और जगह से ले लिया, उन दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी सेम मिलेंगे, ठीक है, उन दोनों के अंदर एलिमेंट्स भी सेम मिलेंगे और उनकी मास की रेशो भी क्या होगी, सेम होगी, उनके मास की रेशो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि अभी के लिए ध्यान रखना कि आइसोटोप्स के केस में ये वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने आइसोटोप्स पढ़ा होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उस केस में हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होता। जैसे अगर एक आप ले लो H2O, एक आप ले लो D2O, अब दोनों के दोनों पानी है, बट यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इस केस में आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं आएगा, मीन्स वेरीफाई नहीं होगा। क्लियर? तो आइसोटोप्स के केस में ये वेरीफाई नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में और ये बेस थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे। जो दो आपने पढ़े हैं, एक और होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो नहीं है आपके सिलेबस में। तो जो दो आपने पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे डाल्टन ने कुछ एटम के बारे में थ्योरी बनाई, कि एटम की कुछ धारणाएं बनाई कि एटम कैसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे एटम से मिलके बने होते हैं। बिल्कुल ठीक। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते कि एटम सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है। इन्होंने कहा एटम सबसे छोटा होता है, इस चीज़ को आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। क्लियर? इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी, आगे क्या हुआ वो सबको पता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो आप बना सकते हो ना ही आप तोड़ सकते हो। एटम्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के एटम होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोजन का एटम अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, ठीक है। बहुत तरह के, जितने तरह के एलिमेंट हैं उतने ही तरह के आपके क्या होंगे, एटम होंगे। ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। मीन्स अगर आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है, जैसे आपके रूम में ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के इस वाली ऑक्सीजन के एटम उठा लो, इस वाली ऑक्सीजन के एटम उठा लो, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे और हर चीज़ में सेम होंगे। सेम मतलब उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज़ भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो अगर एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनका मास भी सेम होता है, साइज़ भी सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक कार्बन का उठा लो, एक ऑक्सीजन उठा लो आप, तो कार्बन का एटम और ऑक्सीजन के एटम में डिफरेंस होगा, उनका मास भी अलग होगा, उनका साइज़ भी अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, ठीक। तो ये चीज़ें बताई थी डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में। एंड केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट कंसिस्ट जॉइनिंग टुगेदर इन द फॉर्म, ठीक है भैया, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो मिलते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है, जैसे H2O। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है आपका, मतलब इसमें क्या है, आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, अगर इस मॉलिक्यूल की रेशो सेम रहती है, फिक्स रेशो में बनते हैं मॉलिक्यूल, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, इसको क्या बोलोगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी लिखी हुई हैं। ड्रॉबैक्स क्या लिखी हुई है, वही अगेन सेम, कि एटम को हमने ये चीज़ देखी थी कि एटम तोड़ नहीं सकते, लेकिन एटम तो तोड़ा जा सकता है। एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम खुद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम किससे मिलके बना हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो जो डाल्टन जी ने कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो चीज़ तो उनकी गलत हो गई है ना, तोड़ सकते हैं।
दूसरी चीज़ इन्होंने कही थी कि भैया सेम डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो डिफरेंट ही क्या होगा, उनका मास होगा, है ना। सेम एलिमेंट होंगे तो उनका मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये चीज़ देखी गई कि सेम एलिमेंट है फिर भी उनका मास क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे सेम अगेन ये आइसोटोप का केस है, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो रही है, आइसोटोप के बारे में बात हो रही है। डाल्टन आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए थे। जैसे H11 भी होता है, H12 भी होता है। अब ये हाइड्रोजन ही है, एक का मास 1 है, एक का मास 2 है। हाइड्रोजन का ही मास क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे उनकी ये चीज़ गलत होगी कि उन्होंने बोला था अगर सेम एलिमेंट है तो उनका मास क्या रहेगा, उनके एटम्स का मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, आइसोटोप्स का केस हो गया। और कहा था उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनका मास डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट एलिमेंट का मास भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। यहाँ पे बात हो रही है आइसोबार्स की, है ना। आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में ये नहीं बता पाए थे। जैसे पोटेशियम का मास देखोगे 40, कैल्शियम का मास देखोगे 40। अब ये तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, इनका भी मास क्या है, सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये बोला था डाल्टन जी ने तो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का मास भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्लियर है, ये आइसोटोप का केस था, ये आइसोबार का केस था, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो चलें नेक्स्ट। अब देखो एटम को तोड़ा जा सकता है, ये हमें पता लग गया कि एटम खुद 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इन दोनों के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो इनको चार्ज पार्टिकल्स भी बोला जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछेंगे कि एटम के किन एलिमेंट्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। भैया एटम 3 चीज़ों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनमें से 2 के पास क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है। क्लियर। अभी देख लेंगे किस पे कैसा होता है और कितना होता है। तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा एटम का, बीच में ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब एटम के पास 3 चीज़ें हैं, एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर इन रास्तों पे, ठीक है, इन रास्तों पे आपको घूमते हुए मिलेंगे, ठीक है। इन रास्तों को क्या बोला जाता है, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बोला जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर एटम का कि कैसा होता है। ऐसा दिखता है भैया, बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे, और बाहर उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। तो क्लियर है, एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और वो तीनों चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। और कलेक्टिवली इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। एटम के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इकट्ठे क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। क्लियर। चलें नेक्स्ट। अब देख लो भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। और जबकि प्रोटॉन के ऊपर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे। न्यूट्रॉन होते ही न्यूक्लियस के अंदर हैं, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। और थर्ड है चार्ज की, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता लगा। कितना होता है, वैल्यू ये याद रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यूनिट होती है ये, ठीक है। COULOMB, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। तो नोट कर लेना, मैं स्लाइड्स क्लियर करता जाऊंगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, 2 ही एटम पे चार्ज, 2 ही पार्टिकल्स पे चार्ज होता है ना एटम के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए हम न्यूट्रॉन को न्यूट्रल भी बोल देते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि एटम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन की अगर आप बात करोगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता कितना है, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, होता है एक दूसरे का ऑपोजिट है।
एक पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल तो होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा बट ऑपोजिट। ठीक है बेटा, तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ चुकी है आपकी, जिसमें पहली है एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? देखो, एक एटम है, अगर मैं कहता हूं इसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, क्या है? 17 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी इसका क्या होगा? 17। जी हाँ, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की ना, कोई एटम है जिसके ऊपर कितने हैं, जिसके पास आपने चेक किया 17 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 17 होगा। या इसका उल्टा बोल लो, जैसे एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। जेड से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 12 हो गया। तो 12 है तो इसका मीन्स उस पर प्रोटॉन भी कितने हैं? 12 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स के बराबर होता है। क्लियर होगी ये चीज़? तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं। अब एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? देखो, ये चीज़ कहा जाता है कि जो एटम होता है, एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ही सारा का सारा मास क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। अब सारा का सारा मास कहाँ बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। और न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मतलब जितना मास होगा वो प्रोटॉन के कारण है और न्यूट्रॉन के कारण है ना? जितना भी मास है एटम का वो प्रोटॉन के कारण है और न्यूट्रॉन के कारण है। तो यही तो होता है आपका एटॉमिक मास। तो मतलब जितना प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन हैं उनको क्या कर दो? ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा? आपका एटॉमिक मास। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन, उन्हीं के कारण क्या होगा? मास बना होगा। उन्हीं के कारण क्या होगा? मास बना होगा। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर है। अब देखो, किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स जेड ए मीन्स कोई भी एलिमेंट है, एक्स क्या है? आपका एलिमेंट का सिंबल लिखना है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखा जाता है और यहाँ पे उसका चार्ज लिखा जाता है कि उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो लिख दो, नहीं है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम Na किसका सिंबल होता है? Na किसका सिंबल है? सोडियम का। तो हमने सिंबल लिखना है, सिंबल लिखा Na, इसका एटॉमिक नंबर नीचे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर 11, ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास 23। चार्ज है नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हमने। ठीक, क्लियर है? तो अगर आपको ऐसे लिख के दे देना तो उससे आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि एटॉमिक नंबर तो सोडियम का क्या हो गया? 11 हो गया। जो नीचे लिखा होता है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। जो ऊपर लिखा है वो क्या है? एटॉमिक मास है। एलिमेंट पे चार्ज कितना है? 0 है। कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ तो चार्ज क्या है? 0 है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे ऑक्सीजन 816, अगर ऐसे लिखा हो तो मीन्स इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। वो आपको क्या बता देगा? ये कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको एक टेबल, अच्छा जो भी आप ये लेक्चर देख रहे हो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको क्या आना चाहिए? 1 to 20, एटलीस्ट 1 to 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका आपको एटॉमिक नंबर, उनका आपको एटॉमिक मास, है ना, और उनका सिंबल क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अभी एनसीईआरटी खोल लो और वो टेबल निकाल लो। अब उस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ना, वैसे 9th क्लास की जब केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होता है, पहले दिन जब आप स्कूल में जाते हो 9th क्लास की और केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करते हो, तो टीचर आपको सबसे पहला काम ही यही देता है कि 1 से 20 तक के एलिमेंट, उनका नाम याद करो, उनका सिंबल याद करो, उनका एटॉमिक नंबर याद करो और उनका एटॉमिक मास याद करो।
तो अभी तक आपको होना चाहिए, नहीं आता तो देख लेना, निकाल लेना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर, अब एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो पहली बात तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटम जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें से इन दो के पास तो क्या है, चार्ज है। इन दो के पास क्या है, चार्ज है, बट खुद एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटम के ऊपर, पूरा एटम को देखें तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। अब सुन के हैरानी आ रही है ना, कि एटम जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उनके ऊपर चार्ज है, लेकिन एटम के ऊपर चार्ज नहीं है। तो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? एटम न्यूट्रल इसलिए होता है बेटा, जितना उसके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अभी हमने एक बात पढ़ा था कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बट ये ऑपोजिट होते हैं। इस पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो अगर दोनों को ऐड करोगे, मतलब इसके कारण जितना पॉजिटिव चार्ज आया, इसके कारण उतना नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक दूसरे के चार्ज को इन्होंने काट दिया ना। मान लो ये +1 है, ये -1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल चार्ज कितना रह गया, 0। ओवरऑल चार्ज कितना रह गया, 0। तो इसीलिए हम कहते हैं एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एटम के ऊपर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करें, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कैसे करें? तो देखो, हमें पता है, अगर मेरे को एटॉमिक नंबर पता है, मान लो सोडियम का हमने एग्जांपल लिया था, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, और एटॉमिक मास क्या है, 23। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। मीन्स ये जो Z था इसकी वैल्यू 11 थी, मीन्स इतने ही क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे। और अभी पढ़ा हमने, इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो ये एटम है। एटम है तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, मीन्स प्रोटॉन भी इसके ऊपर कितने हो गए, 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये दो चीज़ें तो हमें कहाँ से पता लग गई, एटॉमिक नंबर से ही पता लग गई। अब बात रहेगी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो उसको कैसे निकालना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एटॉमिक मास कितना है, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो न्यूट्रॉन्स कितने आगे, 12। न्यूट्रॉन्स कितने आगे, 12। तो जो सोडियम है ना, अब यहाँ से आपको तीनों चीज़ें पता लगी। सोडियम का एटम है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। 12 क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपको पता चलेगा, एटॉमिक नंबर से आपको प्रोटॉन्स का पता चल जाएगा। न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता चल जाएंगे, आपके एटॉमिक नंबर से पता चल जाएंगे। और न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक। जैसे यहाँ पे अभी सोडियम का मैंने आपको निकाल के ही दिखा दिया, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो 11 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है तो वो भी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 माइनस 11, 12। एक और एग्जांपल आप देख लो, क्लोरीन है, Cl क्या होता है, ये क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35, तो प्रोटॉन कितने हो गए, यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, प्रोटॉन, और यही क्या दे देंगे आपको, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालना है तो 35 माइनस 17 कर दो, क्या आ जाएंगे आपके पास, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक, क्लियर है। तो ये थे आपके कि एटम क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। तो कैलकुलेट कैसे करने हैं वो भी हमने सीख लिए, कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयंस। आयंस क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर चार्ज आ जाए, किसी भी पार्टिकल के ऊपर आपका चार्ज आ जाए, तो उन चार्ज पार्टिकल्स को हम आयन बोलते हैं। जैसे Na है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, सोडियम का एटम है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ Na प्लस,
क्या लिख दिया, Na प्लस, प्लस क्या दिखा रहा है, चार्ज है। तो ये क्या है, ये सोडियम का एटम नहीं है, ये क्या है, सोडियम का आयन, ये क्या है, सोडियम का आयन है। ठीक है। के पोटेशियम, ये पोटेशियम का एटम है, के प्लस ये पोटेशियम का आयन है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है तो चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल को क्या बोला जाता है, आयन बोला जाता है। ठीक है। अब चार्ज दो तरीका का होता है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है ना। तो मीन्स ऐसे कुछ आयन होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव होगा चार्ज, तो उनको पॉजिटिव आयन बोलते हैं। ऐसे कुछ जो नेगेटिव वाले चार्ज से बने हुए हैं तो उनको नेगेटिव आयन, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव आयन का नाम होता है कैटायन। जैसे Na प्लस प्लस चार्ज है तो ये सोडियम कैटायन, आयन तो है, आयन में क्या है, ये कैटायन है। ठीक है। आयन दो तरह के हो गए, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक। अब कौन सा कैसे बनेगा वो अभी हम देखेंगे। तो अभी इतनी बात समझो, चार्ज पार्टिकल को हमने क्या बोला, आयन बोला। अब चार्ज दो तरीके के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मीन्स कुछ आयंस ऐसे होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कुछ आयंस ऐसे होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें बोलते हैं कैटायन, जिन आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन आयंस को बोलते हैं एनायन। ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे Na प्लस कैटायन सोडियम, Mg2 प्लस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम Al3 प्लस। ठीक। और ऐसे ही एनायंस लिखे हुए हैं आपके, Cl माइनस क्लोरीन का एनायन है, ऑक्सीजन का एनायन है, सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज है, एनायन बोलोगे। क्लियर हो गया। तो चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है। एक पॉजिटिव जिसे कैटायन बोलोगे, एक नेगेटिव जिसे एनायन बोलोगे। अब ये चार्ज आया कहाँ से, है ना। हाउ डज चार्ज अपीयर ऑन एन एटम, चार्ज आता कहाँ से है भैया, चार्ज आता है जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। एक एटम से दूसरे एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएं तो उन पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जैसे दो एटम बने हुए हैं, एटम 1 एटम 2, और एक एटम से एटम 1 से एटम 2 पे क्या चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए एक एटम से दूसरे एटम पे। तो इन दोनों पे ही क्या आएगा, चार्ज आएगा। इन दोनों पे ही क्या आएगा, चार्ज आएगा। कैसा आएगा, है ना। मान लो एटम 1 था, एटम 1 ने इलेक्ट्रॉन दिए, देखो एरो इस तरफ है, मतलब एटम 1 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एटम 1 पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एटम का। और जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। एटम 2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एटम के पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, गेन करने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। गेन करने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। ठीक है। क्लियर हो गया। तो चार्ज कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण। अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिस पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो क्या बनता है, कैटायन बनता है। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो एनायन बनता है। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो लिख देना भाई कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। वैलेंस क्या होती है। और देखो ये आपका स्ट्रक्चर है एटम का, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या होगी, अलग अलग ऑर्बिट्स होगी। तो पहली ऑर्बिट जो होती है न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिट होती है उसे बोलते हैं के। उससे नेक्स्ट एल एम एन, ये के एल एम एन क्या है, नाम है ऑर्बिट्स का। के शेल, एम शेल, एल शेल, एन शेल। ठीक है। तो पहली जो ऑर्बिट होती है उसे हम बोलते हैं के शेल, दूसरी एल शेल, तीसरी एम, चौथी एन। ऐसी और भी होती हैं, उनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अब इनमें क्या है, ये क्या है, रास्ते हैं। इनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब जैसे हमने बात की सोडियम की, सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते में थोड़ी चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। 11 के 11 इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ते में थोड़ी चक्कर लगाएंगे, लिमिट है भाई रास्ते की, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, है ना। तो के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2।
अब जैसे सोडियम के 11 हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकती है। उसके बाद बाकी जो 9 इलेक्ट्रॉन बच गए वो कहाँ चक्कर लगाएंगे? तो भैया अगली शेल में जाएंगे, एल शेल में। अब एल शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अभी भी 9 बचे हुए हैं, 2 यहाँ आगे, ठीक है। इसमें से के में कितने चले गए? 2 चले गए। अब इसमें 9 बचे हुए हैं, जो बाकी के जो 9 बचे हुए हैं, 9 में से 8 किस में चले जाएंगे? एल में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले गए। 8 इलेक्ट्रॉन में एल शेल में 8 ही आ सकते हैं, तो ये भी भर गई, है ना। इसके बाद किस में जाएंगे? एम में। अब 9 में से 8 किस में चले गए? एम में चले गए, तो सॉरी एल में चले गए, तो एक किस में जाएगा? अब एम में जाएगा। अब एम में भी कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ही एक, है ना, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम कैसे भरेंगे? तो ये चीज़ समझ आई? तो एक स्ट्रक्चर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। कि जो ये क्लीन करता हूँ फिर समझाता हूँ दोबारा। भाई रास्ते हैं ये, ठीक है, के शेल एल शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब एक रास्ते की लिमिट है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। जैसे के शेल की लिमिट है कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। एल शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 लगा सकते हैं। एम शेल में 8 लगा सकते हैं। एन में 18 लगा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि के में कितने आते हैं, एल में कितने आते हैं, एम में कितने आते हैं और एन में कितने आते हैं। तो जैसे अभी फिल करके दिखाया, इस पर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में के में कितने चले गए? 2। एल में कितने चले गए? 8। एम में कितने चले गए? 1। तो अब हम बात करते हैं वैलेंस शेल क्या होती है। जो लास्ट फील्ड शेल होती है ना, लास्ट फील्ड ऑर्बिट या शेल, उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल, या बोलो सबसे बाहर वाली शेल। अब एन शेल में तो इसमें है ही नहीं, है ना, एन शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो एन शेल तो बनेगी नहीं, एन रास्ते की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट, इसीलिए कहते हैं आउटर मोस्ट, बिल्कुल लास्ट वाली जो शेल होगी उस शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। तो यहाँ पे सोडियम के लिए वैलेंस शेल क्या है? एम शेल है। सोडियम के लिए वैलेंस शेल क्या है? एम शेल। नेक्स्ट एक और देखो, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 17 हो गए। तो फिल करेंगे तो के में कितने आ सकते हैं? 2, बाकी 15 बच गए। 15 में से 8 किस में आ गए? एल में आ गए, है ना। तो अभी 7 बच गए, 7 किस में चले गए? एम में चले गए। एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो 7 इसमें फिल हो गए। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए, तो एन शेल में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी वैलेंस शेल की कौन सी हो गई हमारी? एम क्या हो गई? वैलेंस शेल होगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया? वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे बात करें, वैलेंस शेल क्या है? एम। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए क्लोरीन के? 7। पीछे वाले केस में बात करें, वैलेंस शेल क्या है? एम। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। ठीक है, क्लियर है? वैलेंस शेल क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब देखो वैलेंसी क्या होती है। अब इतना जो हमने वैलेंस शेल सीखा, वैलेंसी सीखी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखे, वो इसी के लिए सीखे, वैलेंसी पता करने के लिए। वैलेंसी बेटा, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, ठीक है, 4 या 4 से कम है, ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4, तो जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हो जाएगी? आपकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो वैलेंसी निकालना कैसे होता है? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 थे, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? अब ये 7 4 से बड़ा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं, तो अगर 4 से ज़्यादा होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7, 1 क्या आ गई? इसकी वैलेंसी आ गई। और सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। तो ये 4 से कम है,
तो 4 से जितने कम होते हैं वो सेम ही होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। तो वैलेंसी कितनी आ गई, 1 ही आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब वैलेंसी आयंस की कैसे पता करते हैं? एटम्स की तो हमने पता कर ली, आयंस की कैसे पता करते हैं? आयंस की और भी सिंपल है। आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन गेन किसने करे हैं या लॉस किसने करे हैं। मीन्स अगर यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे CO3 2 माइनस है, माइनस क्या बता रहा है, इस CO3 ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, CO3 ने इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, गेन करे हैं। चार्ज आप देखो, चार्ज की वैल्यू देखो कितनी है, 2, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2। NH4 प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे अगर प्लस के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है उसका, 1। उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या है, 1। तो अब चार्ज ये नहीं देखना कि पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -2। प्लस क्या दिखा रहा है कि इससे NH4 ने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, लूज करे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं। तो वैलेंसी वैल्यू देखो कितनी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1, तो वैलेंसी क्या होगी, 1। तो आयंस के केस में वैलेंसी और भी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है, आयंस की वैलेंसी कितनी होती है, जितना उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो। अब फॉर्मूले कैसे बनाते हैं ना, इन्हीं सभी चीज़ों में दिक्कत आ रही होगी। तो फॉर्मूले बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सोडियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला बनाना है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, तो सोडियम क्लोराइड किस किस से मिलके बना हुआ है, पहले तो ये चीज़ लिखो। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम होगा, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl। तो पहले तो जिस भी एलिमेंट से वो कंपाउंड मिलके बना हुआ है वो कंपाउंड का सिंबल लिखो, और फिर उनके नीचे क्या लिखो, इनकी वैलेंसी लिखो। सोडियम की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस करा दो सिंपल होल नंबर रेशो में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2,4 होता, 2 होती और इसकी 4 होता, तो हम इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करते 1 और 2 में। ठीक है, 2 से डिवाइड करके 1 और 2 में फिर क्रॉस कराते। तो क्रॉस कराओ, क्रॉस करा के लिखोगे, Na के नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है Na1 Cl1, और 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है आपके, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे अगर Na के आगे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब Na का कितने एटम है, 1 ही है। ठीक है, तो Na1 Cl1, या इसको कैसे लिखा जाता है, NaCl। क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या हो गया, H, सल्फाइड सल्फर से आया होगा S। वैलेंसी लिखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2। अब सल्फर की वैलेंसी आपको निकाल लेनी है। ठीक है, इतना काम तो आपको भी करना है। क्रॉस कराओ, H के नीचे क्या गया, 2, H के नीचे क्या आ गया, 1, तो H2S1, या इसको सिंपली क्या लिखेंगे, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हुई है आपके लिए, छोटी क्लास के बच्चे हो आप, 9th क्लास के, है ना? तो भैया ऐसे आपको फॉर्मूले बना लेने हैं। इस PPT को, इस PDF को ध्यान से रखना, बस यही आपका पूरा का पूरा चैप्टर करवा देगी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट के लिए आपको निकालना आना चाहिए मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या होता है भैया? एक जैसे कंपाउंड है, मान लो CO2 है यहाँ पे, तो CO2 का मोलिकुलर मास क्या होगा? CO2 के अंदर जितने एटम हैं उन सभी का मास जोड़ दो, वही क्या होगा, CO2 का मास होगा। सिंपल सी बात, द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल। CO2 के अंदर क्या है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन का मास जितना होता है और 2 ऑक्सीजन का मास जितना होता है, उन दोनों को ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोलिकुलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स। जैसे O2 का हमने निकाला, O2 क्या बता रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो यहाँ पे जो O2 का मास होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन के 2 एटम का मास। एक एटम का मास कितना होता है, 16, 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 32, 2 का कितना हो जाएगा, 32। जैसे CO2 की बात करें तो CO2 में एक क्या है, कार्बन है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम,
प्लस मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दो ऑक्सीजन एटम है, एक कार्बन एटम का मास 12, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, दो का कितना हो गया 32, तो सिंपली ऐड कर दिया 44। क्लियर? बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जैसे वाटर की हम बात करें, अब वाटर में दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 2 × 1, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो वाटर का क्या आ गया 18, वाटर का कितना आ गया 18। क्लियर है? तो मोलिकुलर मास निकालना बहुत सिंपल है कि जितने भी एटम हैं उन सभी एटम्स का क्या कर दो, मास जोड़ दो, मास क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर? तो अब देख लेते हैं मोल क्या होता है। मोल भी ना बेटा आपका एक नंबर है। नंबर कैसे? जैसे अगर आपको बोले 1 डजन बनाना है ना, 1 डजन बनानास, कितने बनाना लेके आओगे? 1 डजन से आपका क्या मतलब समझ आया कि आपके पास कितने बनानास होंगे, 12 आपके पास क्या होंगे, बनाना होंगे। डजन क्या शो कर रहा है, 12 शो कर रहा है। डजन क्या शो कर रहा है, 12 शो कर रहा है। अगर मैं लिखूं 1 वीक, एक वीक में कितने डेज होंगे, वीक आपको क्या दिखा रहा है 7। मैं लिखता हूं 1 मंथ या 1 ईयर, है ना, 1 ईयर क्या बता रहा है 365 डेज होंगे। 1 kg क्या बता रहा है 1000 क्या होंगे, ग्राम्स होंगे। तो ऐसे ही मोल भी एक क्या होता है, नंबर होता है। एक मोल में कितने नंबर होते हैं 6.022 × 10⁻23, इतने नंबर होते हैं एक मोल के अंदर। अब ये किसके नंबर है? ये नंबर बेटा एटम भी हो सकते हैं, ये नंबर मोलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये नंबर आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 1 डजन बनाना में 12 क्या है, बनाना है। एक मोल बनाना अगर मैं लिख दूं, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं एक मोल बनाना, भैया एक मोल बनाना, तो एक मोल का मतलब क्या है, एक डजन का मतलब क्या था, आपके पास 12 बनाना थे। एक मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 बनानास, इतने सारे बनानास। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा 6.022 बनाना को काटेंगे, अरे भैया 10⁻23 है, ठीक है ना, 23 जीरो लगा दो इसके पीछे, उतने सारे बनानास चाहिए। क्लियर हुआ? मोल क्या है? मोल भी एक क्या होता है बेटा, नंबर होता है। जैसे आपका डजन हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, डेकेड हो गया। डेकेड से आपको कितना पता चलता है, 10 साल की बात हो रही है। तो ऐसे ही मोल क्या होता है, एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। अब मोल में क्या हो सकते हैं, मोल में एटम भी हो सकते हैं इतने, मोल में मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मोल में आयंस भी हो सकते हैं। और ये नंबर बार बार लिखना बहुत, और ये नंबर को हम क्या कहते हैं, इस नंबर को जाना जाता है एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, इसका नाम क्या है, एवोगैड्रो नंबर लिखा जाता है Na। अगर Na लिखा है इसका मतलब क्या है, वो एवोगैड्रो नंबर की बात हो रही है। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, है ना, मोल निकालने के ये 3 फॉर्मूले हैं आपके पास। मास अगर दिया हो तो कैसे निकालना है, पार्टिकल्स दिए हो कि हमारे पास इतने सारे एटम्स हैं, हमारे पास 20 एटम्स हैं, उसका मोल कितने होंगे, 20 एटम में कितने मोल होंगे, है ना। उल्टा है भैया, जैसे एक डजन में कितने बनानास, एक डजन में कितने बनाना, हमारे पास एक डजन बनाना है, मतलब 12 बनाना है। अगर मैं कहता हूँ 12 बनाना है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, कितने डजन हो गए, वो एक डजन हो गए। मैं कहता हूँ मेरे पास 36 बनानास हैं, कितने हैं 36 बनानास हैं, तो वो कितने डजन हो गए, 3 डजन हो गए। ऐसे ही अगर हम कह दें कि मेरे पास 100 एटम्स हैं, तो उसमें कितने मोल्स हो जाएंगे, बस वो निकाल दो। यूनिटरी मेथड है ये, जो बचपन में आप पढ़ते आए हो। तो 3 फॉर्मूले हैं। अगर मास का दिया हो तो जितना मास अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास अभी निकालना सिखा दिया। नंबर दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल 100 इलेक्ट्रॉन हैं, 100 एटम हैं, 100 मोलिक्यूल हैं, ठीक है, जो भी है उसको Na से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम की टर्म में दिया हो तो जितनी भी वॉल्यूम दी हुई है गैस की, और अच्छा ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में ही लेनी है, उसको 22.4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। जैसे 1 बाय 1 इन तीनों फॉर्मूला के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप अपना घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 196 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है,
सल्फ्यूरिक एसिड। तो 196 ग्राम्स में कितने मोल होंगे? तो ये क्या दिया हुआ है? ग्राम। ग्राम क्या है? मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। और क्या पूछे हुए हैं? मोल्स पूछे हुए हैं। मास और मोल का कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है? तो ये पहले वाला फॉर्मूला ध्यान आ रहा है कि अगर मास दिया हो तो कैसे मोल्स निकालने हैं? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास इसका कितना दिया हुआ है? 196। तो मास तो हो गया हमारा 196। मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? अब मोलिकुलर मास अगर आपको निकालना है तो भैया इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2। सल्फर का मास 32, एक ही है तो 32। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 × 16। तो यही सब क्या किया हुआ है? ऐड किया हुआ है। तो ये टोटल कितना आ गया? 96, ओह सॉरी 98 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आएगा? 98। करेक्शन कर लेना भाई, यहाँ पे ये आएगा आपका 98। नीचे ठीक लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? गिवन मास कितना है? 196। नंबर ऑफ मोलिकुलर मास कितना कैलकुलेट किया? 98। तो कितने आ गए? 2 मोल। मीन्स 196 ग्राम में कितने होते हैं? 2 मोल होते हैं H2SO4 के। कितने मोल होते हैं? 2 मोल होते हैं H2SO4 के। नेक्स्ट 89.6 लीटर ऑफ CO2। 89.6 लीटर ऑफ CO2 में कितने मोल्स होते हैं? तो हमारे पास वॉल्यूम दे दी, लीटर किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो वॉल्यूम दे दी 89.6, और वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हमें वॉल्यूम दी हो और मोल्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या होता है? जितनी वॉल्यूम दी है उसको 22.4 से क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। तो 89.6 हमारी वॉल्यूम थी जो दी हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की, डिवाइडेड बाई 22.4, तो कितना आ गया? 4 मोल्स आ गए। यहाँ पे मोलिकुलर मास निकाला हुआ है CO2 का, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता था कि 89.6 लीटर CO2 का मास कितना होता है? इसका मास बता दो। तो भैया अगर कुछ ऐसा अतरंगी सा कुछ पूछ लेना कि मोल्स के अलावा कुछ भी पूछ लें, तो पहला काम क्या होता है? आप मोल्स ही निकालो। अगर मास बताना होता तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो 89.6 लीटर CO2 में कितने मोल्स होते हैं? 4 मोल्स होते हैं। और CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 44। CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 44। तो ये आ गया आपका मास कितना आ गया? 176 ग्राम। मतलब 89.6 लीटर CO2 में 176 ग्राम CO2 होती है। अगर ग्राम में निकालना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अगर ऐसा कुछ भी चीज़ पूछ लेना तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मोल्स निकाल लो। मोल्स से फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, ठीक है, पार्टिकल्स निकाल सकते हो। अगर यही पूछ लेता कि 89.6 लीटर CO2 में कितने पार्टिकल्स हैं, CO2 के कितने पार्टिकल हैं, CO2 के कितने मोलिक्यूल हैं, तो आप मोलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। ठीक है, तो कुछ भी अतरंगी सा पूछ ले तो आपका सबसे पहला काम क्या है? मोल्स फाइंड आउट करो, फिर मोल्स से आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले हैं, ये आपस में भी इनमें इक्वलिटी है। अगर सबकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो क्या होगी? इक्वल होगी ना। थर्ड है, अगर पार्टिकल दे दें, जैसे NH3 अमोनिया में, अमोनिया के इतने पार्टिकल दिए हुए हैं 18.066 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स हैं आपके पास अमोनिया के। तो इतने मोलिक्यूल, जैसे हम कह रहे थे ना 100 मोलिक्यूल हैं, 100 एटम है मेरे पास, 100 एटम में कितने मोल्स होंगे, ऐसे ही अब हमारे पास इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे मोलिक्यूल्स हैं, तो उसमें कितने आपके मोल्स होंगे। अगर पार्टिकल दिए हैं तो पार्टिकल को Na से डिवाइड कर दो, तो पार्टिकल को Na से डिवाइड करा, कितने आ गया? 30 मोल्स आ गए। क्लियर है? तो ये था भैया आपका चैप्टर। अगर अभी भी किसी के कोई डाउट हैं तो पहली चीज़, अगर जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उसी में आपके कोई डाउट हैं तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर कोई टॉपिक आपका मिस हो गया है मेरे से तो उसको कमेंट कर दो कि ये चीज़ हमें समझा दो। ठीक है, तो तब तक के लिए क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।